हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बेटा आई होप आपने जो हमारे लास्ट चैप्टर थे, जो पांचों चैप्टर हमने करे, आई होप आपने उसको अच्छे से करा होगा, अच्छे से वीडियोस देखे होंगे हमारे लास्ट वाले, अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर किसी में है तो आपने वो ट्राई करा होगा। और मे भी आपके जिससे हमारे साथ फीडबैक हुए, हमारे कनेक्ट हुए, हमारे टच में, हम स्टूडेंट्स के साथ टच में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रैक्टिस करी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे जैसे आरडी में से करने को भी आपको बोला गया था, लाइक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, तो आई होप आपने ट्राई करा होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत का मतलब शायद 10th स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर यही है। लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने तरीके से ट्विस्ट हो सकते हैं, किस किस तरीके से ट्विस्ट होते हैं, वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टाइप के होने में फॉर्मूला तो नहीं है, होने में हमें एक सीरीज मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगी, वही हमें देखना है, कॉमन सी चीजें निकालनी है जो सिंपल मैथमेटिक्स से भी हो सकता है। बट वो क्वेश्चन को हर बार अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके पूछ लेता है, तो हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। जितना भी ट्विस्ट होगा वो आपको सारा बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, बट फिर भी हमें अच्छे से रहना है। ये चैप्टर का बेटा ध्यान रखना, इस चैप्टर को आप जितना ज्यादा करोगे उतना ही इसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। इसमें डिजिट से डिजिट है, फॉर्मूले पे हमें कंप्लीट कर देना है। एक फॉर्मूला, एक एक्सरसाइज खत्म, दूसरा फॉर्मूला, दूसरी एक्सरसाइज खत्म, तो होने में बहुत इजी है। बट इसको आप आरडी से करना, मेरा सजेशन है आरडी से एक बार आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एनसीईआरटी के जितने ट्विस्ट होंगे वो हम करने वाले हैं, बट फिर भी आप एक बार आरडी के साथ टच में करना, ठीक। तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप 4th 5th में थे तो हमारे क्लास चैप्टर आता था पैटर्न टाइप से, पैटर्न नाम से, जिसमें आपको दिया जाता था कि आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता था कि पहले ट्रायंगल बना हुआ है, फिर सर्कल बना हुआ है, फिर स्क्वायर बना हुआ है, नेक्स्ट 3 क्या होगा। तो हम क्या करते थे, एक ऑर्डर को फॉलो करते थे, और ऑर्डर को फॉलो करने के बाद हम क्या कर देते थे, उसके आगे का ऑर्डर को हम बता देते थे। तो वो छोटी क्लासेस में था, और यही चीज हमें क्या करनी है, यहां पर पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि वो पैटर्न क्या होगा और पैटर्न के बाद आने वाला जो भी रहने वाला, आने वाला नेक्स्ट नंबर वो क्या होगा। ये चीज हमें क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पढ़ना, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें हमें 2 चीज पे फोकस करना है कि एक सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस, ठीक। इसमें 2 चीज पढ़ोगे, एक सीक्वेंस और एक आप पढ़ोगे प्रोग्रेशन, जो हमारा टॉपिक है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, ठीक। सीक्वेंस क्या होती है बेटा, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर विच इज अरेंज्ड सम स्पेसिफिक रूल्स। यानी एक सीक्वेंस होती है जो किससे, सीक्वेंस का जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो करेगा। लाइक इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच इज अरेंज any specific rule, any specific rule। अब भाई स्पेसिफिक रूल्स क्या है, लाइक हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें देखो, इसके अलावा हमारे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं 1 4 9 16, ये हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। लाइक क्यूब क्या हो जाएंगे, 1 8 27 64 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल का मतलब इसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 और 3, इसके बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस, 2 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस, 3 का। इसके बाद आपको 7 के बाद अगर आप चेक करोगे 11, तो ये क्या है, इसमें फिक्स नहीं है भाई, फर्स्ट वाले में 1 का गेप, सेकंड वाले में 2 का गेप, इन दोनों में 3, यानी इसमें क्या हो रहा है, गैप वेरी कर रहा है, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक रूल का मतलब हो गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है।
तो वो क्या हो गया आपका स्पेसिफिक रूल। इसी तरीके से इसमें देखिए स्क्वायर, देखो 1 और 4 में डिफरेंस 3 का, 4 और 9 में डिफरेंस 5 का, 9 और 16 में डिफरेंस 7 का। यानी इसमें भी कोई पर्टिकुलर चीज आपका एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये भी एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल का मतलब ये स्क्वायर नंबर है, ठीक। इसी के बाद हम आगे प्रोग्रेशन पे बात करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच इज अरेंज्ड some definite rule, some definite rule, some definite rule का मतलब कुछ ना कुछ एक रूल क्या करने वाला है, कंप्लीटली उस रूल को ही वो फॉलो करेगा। लाइक हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे 1 2 3 4 टोटल। इसके साथ इवन नंबर क्या होता है हमारे 2 4 6 8। ओड नंबर ले लो 1 3 5 7, ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट रूल होता है। डेफिनेट रूल का मतलब हमने इसमें देखा कि 1 और 2 के बीच में एक का गैप, 2 और 3 के बीच में एक का गैप, 3 और 4 के बीच में एक का गैप। इवन नंबर में देख लो 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप। यानी यहां क्या हो रहा है, सब में एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है। स्पेसिफिक रूल मतलब आपको हमेशा नेक्स्ट नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर ऐड करने पर आपको आपका क्या मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे 2 में 2 ऐड करे 4, 4 में 2 ऐड करे 6, 6 में 2 ऐड करे 8 में 2 करोगे 10 में 2 करोगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डेफिनेट रूल हो गया कि भैया ये कॉन्सेप्ट इस वाली सीक्वेंस में, इस वाले प्रोग्रेशन में फॉलो हो रहा है। लाइक ओड नंबर 1 3 5 सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा डेफिनेट रूल हो गया। बट यहां तक क्लियर हुआ। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या है, सीक्वेंस जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक रूल फॉलो होता है। यस, इसको यही करना है, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर। फिर उसमें ये नहीं देखना कि उसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है या कितना ऐड करना पड़ रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उसमें फिर वो चीज नहीं देखना। सेम स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, यानी एक स्पेसिफिक रूल कि ये होगा ही होगा। आप ये नहीं कर सकते 2 के स्क्वायर के साथ साथ 3 का स्क्वायर कर दो, नहीं। स्पेसिफिक रूल कि हाँ ये चीज होता है। सेम प्रोग्रेशन में क्या होता है, सम डेफिनेट रूल। डेफिनेट रूल का मतलब एक फिक्स रूल फॉलो होगा जो आपको एक नंबर से नेक्स्ट नंबर में जाने में हेल्प करेगा। वो चीज हमारी क्या है, नेचुरल नंबर, जो हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बच्चों बात क्लियर हुई कि हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है और हमारा सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे जब हमने प्रोग्रेशन समझ लिया कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हम बात करते हैं हमारे एपीटी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया कि ये चीज हमने इसमें ले लिया। अब इसमें क्या है, आपको कुछ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी। पहले तो उसको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या होता है, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है 1। आपका हमेशा फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, A1। क्योंकि टर्म को हम T1 लिखते हैं, बट T1 लिखो कि A1 लिखो एक ही बात है। बट हम क्या फोकस करते हैं, A1 फोकस करते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, A1। सेकंड टर्म हमारी A2, थर्ड टर्म हमारी A3, फोर्थ टर्म हमारी A4। और इसी तरीके से अगर लास्ट हम n मान लें तो ये क्या हो गई हमारी n टर्म। बेटा बात क्लियर है, आपकी जो A की फॉर्म करती है वो किस तरीके से करती है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड मतलब सेकंड टर्म। बेटा ऐसा नहीं है 2 लिखा है इसलिए सेकंड, 3 लिखा है इसलिए थर्ड, 4 लिखा है इसलिए फोर्थ, ऐसा नहीं। अगर हम एग्जांपल चेंज कर देते हैं, चलो एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं, नेचुरल नंबर की जगह हम लिख लेते हैं इवन नंबर लिख लेते हैं 2 4 6 और 8, ठीक। इवन नंबर लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर पे जो टर्म आ रही है वो आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म।
सेकंड नंबर पे जो आने वाली है वो आपकी क्या रहेगी, सेकंड टर्म। थर्ड नंबर पे जो आ रही है वो आपकी क्या रहेगी, थर्ड टर्म। फोर्थ नंबर वाली फोर्थ टर्म। और ऐसे अगर आपकी पूरी प्रोग्रेशन में, पूरे सीरीज में आपके अगर एन टर्म है तो लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए एन टर्म। बेटा कोई दिक्कत यहां तक नहीं, यानी हमेशा, ठीक, हमेशा फर्स्ट टर्म को जो रहेगा उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, A1 यानी फर्स्ट टर्म, और AN मतलब nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। इसको क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म या nth टर्म, जो हमारी लास्ट में। क्लियर यहां तक? बेटा हमें AP चेक करने के लिए हमें ये चीज फोकस करना है कि हमारी जो सीरीज है, हमारा जो प्रोग्रेशन हमें उसमें दिया हुआ है वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करे। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है आपका, कि आपको जो दिया हुआ है वो एक डेफिनेट रूल को क्या करे, फॉलो करे। अब डेफिनेट रूल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस जिसे किससे डिनोट करते हैं, डी से, जिसको आप डिनोट करते हो डी से, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट यानी A1 और A2 का डिफरेंस जो है वो A2 और A3 में होना चाहिए, और A3 और A4 का डिफरेंस जो है वो A2 A3 के इक्वल, यानी इन सब का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा भी क्या है, सम डेफिनेट रूल का मतलब आपका एक पर्टिकुलर रूल क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। यानी आपको डी निकालना है तो आपको क्या चेक करना है, आपको A2 माइनस A1 चेक करना है, A3 माइनस A2 चेक करना है, और A4 माइनस A3 चेक करना है। और ये तीनों की तीनों वैल्यू जो होनी चाहिए इक्वल टू के बाद, कि इन तीनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो तीनों डिफरेंस आपके सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल। अगर यहां पे सपोज फिफ्थ टर्म भी होती तो हम A5 माइनस A4 भी चेक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, AP चेक कर रहे हैं। अगर वो बोलता है इट इज AP तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकाल के सेपरेट, क्योंकि हमें क्या है, कॉमन डिफरेंस से मतलब है। बट वो कह रहा है कि आपको चेक करना है कि इट इज एन AP और नॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टर्म्स दी हुई है सबका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि हमारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटा बात यहां तक क्लियर हुई? क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद आपका जो डेफिनेट रूल है यानी सब में सेम रूल फॉलो हो रहा है वो चेक करना है कॉमन डिफरेंस से। अगर वो सेम आता है तो AP है, अगर सेम नहीं आता है तो वो AP नहीं है। बेटा यहां तक क्लियर हुआ ये बात, कि इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, हमें हमारा AP चेक करना होता है कि हम AP चेक कैसे करते हैं। यहां तक क्लियर? ओके, सारा ओके, रखो दूर, ठीक। यस बेटा हमने AP चेक करना सीखा कि AP चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा कॉमन डिफरेंस सब में एक डेफिनेट रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं nth टर्म की। nth टर्म, अब nth टर्म कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 1 2 3 4 ये लिया, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे इसकी 99th टर्म चाहिए, कि भाई इसका 99th टर्म मतलब 99th टर्म में मतलब 99th टर्म मुझे फॉलो करनी है, यानी लास्ट नंबर मेरा 99 होना चाहिए। तो आप देखोगे कि पैटर्न हमने फॉलो करा 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 99 टर्म, तो इसकी क्या होगी, इसकी 99 टर्म क्या होगी, 99 ही होगी। क्यों? क्योंकि सर इसमें सब में एक कॉमन रूल फॉलो हो रहा है कि सब में क्या है, एक एक का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं कि 2 4 6 8, इसकी 20th टर्म कितनी होगी, तो शायद आप इसको भी कैसे ना कैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए 20th टर्म निकाल सकते हो। मैं डिफरेंस को बढ़ा देता हूं, 1 5 9 13, इसकी मैं पूछ लूं इसकी 36th टर्म क्या होगी। अब क्या हो गया बेटा, अब हो गया आपके कंफ्यूजिंग कि क्या करा आपने ये करा कि सर अब तक तो मैं कर लेता था, कैसे सर, इजी था, 1 2 3 4 नॉर्मल पैटर्न फॉलो करा, ये हो गया। 2 4 6 8 को भी सर मैंने कर लिया, थोड़ा सा टाइम कंपेरिजन टू टाइम मुझे ज्यादा लगा, फिर मैंने और कॉमन डिफरेंस को बढ़ा दिया, सीरीज क्या होगी आपकी, प्रोग्रेशन क्या होगी, दूसरी होगी, इस टाइप की।
अब आपको टाइम और ज्यादा लगेगा। तो बेटा अगर हम इसको सिर्फ लॉजिकली करना स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, यानी इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है, जो फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें कि हमें फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास जो प्रोग्रेशन है वो अगर हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इजीली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि लाइक आपने नेचुरल नंबर की प्रोग्रेशन लिखी और 99 टर्म आपने बता दी। सेम आपने ओड नंबर इवन नंबर वाले लिखी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बट आपने उसको भी कंप्लीट। बट जैसे जैसे प्रोग्रेशन का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा आपको क्या हो रहा है, तकलीफ आ रही है, यानी आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैं एंड टर्म पे एक फॉर्मूला चेक करते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, निकलता कैसे, अब कर दो ये। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और डॉट 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 डॉट, ये एंड टर्म, ठीक। यानी ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4, A5 और AN, यानी लास्ट टर्म। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एंड टर्म निकालते कैसे। हमने क्या कहा, A1 क्या होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, वो कितना आया 2। कॉमन डिफरेंस हमने देखा, डिफरेंस निकालने से पहले एक बार, ठीक। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, इट मीन्स 4 माइनस 2 2। क्लियर यहां तक। AP चेक करनी पड़ती कि भाई ये AP है या नहीं, तो वो हमने चेक कर लिया, कितना आया 8। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी हुई 2, ठीक। A2 की वैल्यू कितनी हुई, आपने जब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो आपके पास A2 की वैल्यू आई। थर्ड टर्म में आपने क्या करा, सबसे पहले A लिखा, इज इट A, और D को क्या करा आपने 2 बार, 2 प्लस 2, ये हो गया आपके 6। क्लियर यहां तक। A4 निकालना है तो 2 प्लस 2 प्लस 2, ये तीनों पेयर मिलके क्या हो गया आपके, अगला प्रोग्रेशन बने 8। यहां तो कोई दिक्कत, अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म निकालनी है तो 8 प्लस आपको कितनी बार n प्लस n डॉट 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 ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 2 प्लस करके 2 2 2 2 2 डॉट कर लेते हैं। चलो 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 करके आपके एक टर्म आ जाएगी यहां पर। क्लियर यहां तक। अब हम इसको देखते हैं कि ये तो क्या था हमारे पास, इसमें हमने क्या करा, ए में ए ही रखा तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म में मैंने एक बार डी ऐड करा। क्लियर, फर्स्ट टर्म में मैंने एक बार डी ऐड करा। थर्ड में मैंने क्या करा, एक बार तो ए प्लस डी, ये जो ब्रैकेट बनाया है, जो आपका सर्कल बनाया है, 2 बार आपने क्या करे, डी ऐड करे। सेम इसमें क्या करे आपने, डी प्लस डी 3 बार डी ऐड करे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकता हूं ए, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए प्लस 2d, और ये हो गया आपके पास ए प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, ये बात क्लियर हुई किस तरीके से हमने सीक्वेंस को कंप्लीट करा, सीरीज को कंप्लीट करा, कि किस तरीके से हमें डी मिला। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में हमने ऑब्जर्व करा कि फर्स्ट टर्म जो हमारी है A1, इसमें डी नहीं आ रहा है, डी की वैल्यू क्या है 0d। 0d का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं। जब हमने सेकेंड टर्म ली तो सेकेंड टर्म में डी कितनी बार आया, 1 टाइम। जब हमने थर्ड टर्म ली, थर्ड टर्म में डी कितनी बार आया, 2 टाइम। जब हमने फोर्थ टर्म ली, फोर्थ टर्म में कितनी बार डी आया, 3 टाइम। यानी हम जितने टर्म्स को बढ़ा रहे हैं डी की वैल्यू उससे क्या हो रही है, एक कम हो रही है। ये बात क्लियर हुई। इट मीन्स अगर हमें nth टर्म चाहिए तो nth टर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले nth टर्म करते हैं। nth टर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो a सब में कॉमन आ रहा है, यानी मुझे a तो ऐड करना ही है। और आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमारे पास सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म में डी कितनी बार आया, 1 टाइम। थर्ड टर्म में डी कितनी बार आया, 2 टाइम। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आया, 3 टाइम।
यानी हर बार डी की जो हम टर्म लिख रहे हैं डी वाली, वो क्या लिख रहे हैं, उस टर्म से एक कम, यानी हमें nth टर्म लिखनी है तो n से हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कम करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर कि हमारे पास फोर्थ टर्म थी तो फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आया, 3 टाइम। 5 टर्म होती तो डी कितनी बार आता, 4 टाइम। 6 टर्म होती तो डी कितनी बार आता, 5 टाइम। तो हमने क्या कहा, nth टर्म है तो डी कितनी बार आएगा, n-1, और ये आपका डी वैसा करेगा। बेटा फॉर्मूले में कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है हमारे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। ये बात क्लियर हुई, कंप्लीट। यानी अब हम एक बात करते हैं कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म एन एपी, हमारा जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे एपी का, तो हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, यानी 2 जो था वो कितना आ रहा है हमारे पास, ए। सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। यानी ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से आपका आगे होता चला है। ये हमारा क्या होता है, इस एपी का एक जनरल फॉर्म होता है जो हमें मानना पड़ता है। इस पे बेस्ड और इस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करे हैं, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मानते हैं। और ये जनरल फॉर्म जो है वो हमने कैसे निकाला, इसी फॉर्मूले को हमने सोल्व करके क्या निकाला है, जनरल फॉर्म निकाला है। बेटा कोई डाउट, फॉर्मूले में कोई डाउट कि फॉर्मूला कैसे आया, n-1 कैसे आया, तो हमने इसको क्या करा, पैटर्न को फॉलो करा। हमने क्या बोला, सम डेफिनेट रूल। सम डेफिनेट रूल का मतलब एक ही रूल क्या होगा, हर टर्म में फॉलो होने वाला है एक ही रूल। तो वो रूल को हमने फॉलो करने के बाद हमने क्या निकाला, हमारा an का फॉर्मूला निकाला। कोई दिक्कत बेटा, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। आपने जो टॉपिक पढ़ा ये वाला nth टर्म, यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an = a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत बेटा नहीं। सो दिस स्टार्टेड अवर एक्सरसाइज 5.1। ठीक, हमने ये पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट के फर्स्ट को उसने कहा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the first fare is ₹50। इट मीन वो जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट करेगा, आपको फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, किराया है, वो कितना देना है, ₹50 आपको देना है। ठीक, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और ₹8 आपको हर एक किलोमीटर में ऐड करते चल जाना है। यानी फॉर एग्जांपल हमने इस टाइप का क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में भी करा था। ठीक, कि आपको सपोज 60 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करनी है, उसमें आपको फर्स्ट किलोमीटर के कितने दे देने, ₹15। अब बचे कितने हमारे पास किलोमीटर, 60 में से 1 किलोमीटर का आपने उसको फेयर दे दिया, बचा कितना अब हमारे पास, 60 - 1 यानी 59 किलोमीटर। अब हमें कितने का रेंट और देना, यानी 59 किलोमीटर का हमें ₹8 के हिसाब से और फेयर देते चलना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या 9th स्टैंडर्ड में भी करा था। यही चीज हमारे 10th में देखने की है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का कितना दे देगा वो, ₹15। एंड उसने क्या बोला, हर एडिशनल किलोमीटर पर उसको ₹8 उसको क्या करने, पे करने। सो द नेक्स्ट किलोमीटर, नेक्स्ट फेयर बोल दो या सेकंड किलोमीटर बोल दो, नेक्स्ट फेयर या नेक्स्ट द फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ₹15 तो फर्स्ट किलोमीटर का दे दिया, और ₹8 आपको नेक्स्ट किलोमीटर का देना, यानी 15 + 8 = ₹23। क्लियर। उसके बाद आपने थर्ड किलोमीटर चालू करा, द फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर के लिए आपने क्या दिया, 23 तो आपने पहले दिया, 2 किलोमीटर तक का कितना दे दिया, 23, एंड अगेन ₹8, तो 23 + 8 31, यही होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपके हर एक किलोमीटर में ₹8 ऐड होते चले जाएंगे। तो आपकी एपी बनाना था आपको। ठीक, नाउ
द AP इज नाउ एन 80। आपकी AP क्या हुई? AP हुई आपकी फर्स्ट टर्म कितनी थी? 15, सेकंड कितनी हुई? 23, थर्ड कितनी हुई? 31, और इस तरीके से आपकी क्या होती चली जाएगी? AP बनती चली जाएगी। यानी आपका यही आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है भी या नहीं है। उसने बोला ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो आपका जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है उसे आप फर्स्ट टर्म बोलते हो A बोलते हैं। A कितना दिया हुआ है? 15, जो कि फर्स्ट टर्म है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 23 माइनस 15 कितना हो गया? 8। एक और चेक कर लो, A3 माइनस A2 कितना हो गया? 31 माइनस 23 कितना हो गया? 8। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या आ रहा है? सेम। तो हम बोल सकते हैं कि यही हमारी क्या है? AP है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये हमने हमारे उसमें पहले में पढ़ा हुआ था कि AP में A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट में ही आपका कॉमन डिफरेंस आया, आपने वही मान लिया। हमें चेक करना है कि थर्ड टर्म में से 2 टर्म को हम सेकंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये हमारी AP हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है चीज? चलो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंड्रिकल एट अ टाइम। इट मीन्स उसने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैक्यूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, आपके पास सपोज फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम है, और हर बार उसका क्या होता है? 1/4 पार्ट जो रिमेनिंग वैक्यूम है उसका 1/4 पार्ट में क्या कर लेना पड़ता है? निकाल लेना पड़ता है। एक टाइम पर तो उसमें निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एक AP बनानी है और बताना है कि AP है या नहीं है। ठीक, लेट द अमाउंट, let the amount of vacuum, हमने वैक्यूम का अमाउंट माना कितना है? X है। ठीक, फर्स्ट बार में क्या करना है? फर्स्ट बार में आपको रिमूव करना है। रिमूव वैक्यूम, रिमूव वैक्यूम कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ रिमेनिंग वैक्यूम। अब कितनी बची? रिमेनिंग वैक्यूम कितनी हो गई? टोटल आपके पास कितनी थी? X, जिसमें से आपने कितना निकाल दिया? 1/4x। इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 1x इक्वल्स टू 3x/4। यानी आपका सेकंड टर्म ये कितना बचा? 3x/4। इसके बाद फिर एक और निकालते। नाउ अनदर रिमूव वैक्यूम। ठीक, अनादर कितनी निकलेगी? 1/4 ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब कितनी वैक्यूम बच रही है आपके पास? अब बच रही है आपके पास 3x/4। इट मीन 3x/4। टोटल कितनी हो गई? 3x/16। अब कितनी बची? रिमेनिंग वैक्यूम देख लेते हैं एक बार। रिमेनिंग वैक्यूम हमने देखी, टोटल हमारे पास कितनी बच रही थी? 3x/4 और कितनी निकल गई? 3x/16। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका? 16। सोल्व करो, 4 4 16 एंड 4 3 12x माइनस 3x इक्वल्स टू 9x/16। यानी आपकी जो AP बन रही है वो AP आपकी क्या है? इस तरीके से। ठीक, आपकी जो AP बन रही है, AP क्या बनी? आपके सबसे पहले क्या था? आपके पास सबसे पहले एयर थी X, फिर उसमें से 1/4 निकाल दी तो कितनी बची? 3x/4। फिर रिमेनिंग में से आपने 1/4 निकाल दी, कितनी बची? 9x/16। और आपने इसको चेक करा। चेक करने के लिए आपके पास क्या करना है? A इक्वल्स टू क्या आया? X जो आपने मानी थी,
इसके बाद डी निकालना है, डी यानी a2 माइनस a1, इट मीन्स 3x/4 माइनस x। इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेकर तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x/4। हो गया a2 माइनस a1। एक और चेक कर लो, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करो तो कितना है, 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम लो इसका 60, ठीक। ये कितना हुआ, माइनस 3x/4। हमने देखा यहां पर कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। ये देखो, एक आ रहा है हमारी माइनस x/4, एक आ रहा है हमारे माइनस 3x/4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो हम यहां लिख देंगे नो इट्स नॉट एन एपी, ये आपकी एक एपी नहीं है, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए, तो वही आपका क्या होगा, एपी में कंसीडर होगा। क्लियर बेटा, कोई डाउट? ठीक। इसी तरीके से आपको इसका फर्स्ट का थर्ड अटेम्प्ट करना है कि इसमें भी क्या है, आपको उसने बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rising by 50 for each subsequent meter। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि आप जैसे ही उसको फर्स्ट मीटर आप डिग करोगे उसका आपको कॉस्ट देना है ₹150, ठीक। उसके बाद जैसे ही सेकंड मीटर करोगे तो उसमें क्या करना, 50 ऐड कर देना है, यानी 150 + 50 200। देन अगेन आप 1 मीटर को डिग करते हो, अगेन आपको क्या कर देना है, 50 ऐड कर देना है। तो जैसा हमने फर्स्ट का फर्स्ट करा, इसको भी करना, एक बार ट्राई करना, इजी होगा, ठीक। चलो अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट का ही फोर्थ एक बार देख लेते हैं, ठीक। इसी का फोर्थ वन हम देखते हैं। फोर्थ वन में क्या कहा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यस बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये बेटा आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, और 8th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा होगा तो आपको टीचर ने एक्सप्लेन करा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है वो एक फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 100 रुपीज दिए, सॉरी आपने मुझे 100 रुपीज दिए और मैंने कहा मैं आपको उस पर 2 रुपीज पर मंथ दूंगा, यानी फर्स्ट मंथ आपने मुझे 100 रुपीज दिए, मैं आपका जैसे फर्स्ट मंथ होगा कितना दे दूंगा, 2 रुपीज, यानी 102। सेकेंड मंथ हुआ कितना दे दूंगा, 102, अगली बार 104। इट मीन फॉर एग्जांपल 100 का इंटरेस्ट, यानी टोटल कितना हुआ फर्स्ट मंथ का, 102, यानी कितना हुआ 102 माइनस 2, 102 माइनस 100, यानी मैंने आपको कितना दिया, 2 रुपीज, ठीक। ये इतना दे दिया। नेक्स्ट टाइम पे मैंने 104 हुआ, 104 में कितने रुपीज देने, -100 इक्वल टू 4। इट मीन अगर मैं आपका ये वाला प्रिंसिपल या फर्स्ट मंथ में किसी केस में ये वाला मैं अमाउंट देना भूल जाता हूं कि ये अमाउंट मैंने फर्स्ट मंथ नहीं दिया, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको नहीं दे पाया, तो सेकंड मंथ में कितना दूंगा, 4, यानी 2 इस वाले मंथ का और 2 इस वाले मंथ का, यानी ये पूरा केस किसका हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का। यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, आपका इंटरेस्ट का जो कॉस्ट रहता है, इंटरेस्ट की जो रेट रहती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे को 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज मैंने फर्स्ट मंथ में आपको दिए, सपोज फर्स्ट मंथ में मैंने आपको दिए 102 रुपीज, तो जब सेकंड मंथ होगा तो सेकंड मंथ में मैं आपको 102 की जगह 104.50 समथिंग कुछ इतना मान लेते हैं कि मैं आपको उसमें क्या दूंगा, ज्यादा ही दूंगा। अब इसको कंपेयर करें, यहां पर कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए, 2, यहां पर हम कितने दे रहे हैं, 2.50, दोनों का इंटरेस्ट सेम है क्या, नहीं। तो इट मीन कि अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे केस चलता है तो आपका अमाउंट फिक्स नहीं होता, तो एड होता चला जाता है, यानी। और सिंपल इंटरेस्ट में हमारे क्या होता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट हमारे फिक्स रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें किसी से पैसे को लेना है तो वो हमें सिंपल इंटरेस्ट पे लेना है, किसी को देना है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। अभी ये जो बैंक वगैरह जो हमें लोन देती है, ये करती है, जो लोन देती है वो किस बेसिस पे देती है, वो हमें इस बेसिस पे देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे,
कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी मंथ हम हमारी ईएमआई को पे नहीं कर पाए तो अगली ईएमआई हमारे पास एड होके आएगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फोर्थ, जिसको हम ट्राई करते हैं। ठीक, चलो, उसने क्या बोला? प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 10,000। आपके प्रिंसिपल की रेट कितनी है? 10,000 रुपीज। ठीक, और इंटरेस्ट रेट कितनी दी हुई है उसने? 8%। और क्या बोल रहा है? एवरी ईयर, अबाउट एवरी ईयर, यानी ईयर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट कितना होगा? फर्स्ट ईयर अमाउंट, ठीक, फर्स्ट ईयर में अमाउंट देना है तो कितना हो जाएगा? 10,000, जो कि आपको प्रिंसिपल देना है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। पुट करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 10,000 1 प्लस आर, यानी 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। इट मीन्स ये क्या हो गया? 10,000 प्लस 10,000 100 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। इस 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया? 10,000, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 108। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसको सोल्व करते हैं। 10,000 प्लस 108,000। इट मीन्स हमने क्या करा? एक ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं, वापस हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 8%। अगर हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आपने निकाला, यानी 10,000 100 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। 20 से 20 कैंसिल हुए, ये 100 मल्टीप्लाई 108, इट मीन कितना? 10,800 रुपीज। ये कितना हो गया? फर्स्ट ईयर का हो गया, यानी 10,000 तो आपका प्रिंसिपल और 800 उस पर क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। फॉर सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका हो जाएगा नया अमाउंट, यानी 10,800 100 प्लस 8 की पावर 1। इसको सोल्व करो, 20 से 20, 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, करके देख लो। 108 को 108 से 11,664, इट मीन 11,664। ठीक, ये वर्ड सेकेंड। अब हम देख रहे थे कि हमने जो करा ये एक एपी है या नहीं है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अमाउंट क्या था? 10,000। दूसरा क्या आया हमारे पास? 10,800। इसके बाद तीसरा क्या आया हमारे पास? 11,644। यहां पर हमने देखा ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई 10,000। डी चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। डी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? A2 माइनस A1, इट मीन 10,800 माइनस 10,000, कितना हो गया ये? 800 रुपीज। इसके बाद A3 माइनस A2 चेक कर लो। A3 कितना है? 11,644 माइनस 10,800,
इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 4 का 4 844 रुपीज। हमने चेक करा कि दोनों का हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हमारे सेम नहीं आ रहा है। तो जब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये क्या एपी होगी क्या? तो हम लिख सकते हैं सो इट इज नॉट एन एपी। कोई दिक्कत बच्चों नहीं?